तो यहाँ हम इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ इस क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप लोग भी पढ़े मेरे साथ। क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इस क्वेश्चन के साथ जो ये फिगर दिया है इसीलिए इसको बोलते हैं एडजॉइनिंग, क्वेश्चन के साथ जॉइंट फिगर है। ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, ईच एंगल को इन्होंने एक लेटर से शो किया है। मैंने आपकी कॉन्सेप्ट की लेक्चर में आपको यहाँ पे नंबर दिए थे, इन्होंने लेक्चर यहाँ पे लेटर्स दिए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अच्छी बात है। हमें क्या करना है, हमें फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर, हमें ये बॉक्सेस को फिल करना है। मतलब हमें एक करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन है, उसका हमें दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। मतलब हमें सिंपली करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं ये पता करना है, और दूसरा क्या पता करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी पता करने हैं। हमने तो चार सभी खुद से पता किए थे, यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक पेयर का एक एक मतलब हर पेयर का एक एक एंगल बता दिया है और हमें दूसरा एंगल बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल पहला पूछा है, एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। तो इसमें खोजते हैं पी कहाँ है, ये है हमारा पी। और करस्पॉन्डिंग के लिए मैंने क्या बताया था, अगर करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक एक्सटीरियर तो एक इंटीरियर सेम साइड का। तो देखो ये एक्सटीरियर तो हमें मिल गया, पी कौन सा है, एक्सटीरियर है। तो इसका हमें इंटीरियर खोजना है सेम साइड, सेम साइड मतलब लाइन के उसी साइड में जिस साइड में ये एंगल है। तो P के साइड में दो एंगल हैं जो इंटीरियर हैं, एक एंगल S और एक एंगल W। अब S तो लेंगे नहीं क्योंकि S इसके साथ में ही है, तो S नहीं लेंगे। तो दूसरा कौन सा एंगल बचा, एंगल W। तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल W, बस हमें फिल करना है। इसी तरह से एंगल Q का बताना है करस्पॉन्डिंग, तो Q देखो इस साइड है, Q कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका हमें इंटीरियर बताना पड़ेगा। अब लाइन के इसी साइड, तो Q के इस साइड दो इंटीरियर हैं, कौन कौन से, एंगल R और एंगल X। अब R तो इसके बाजू में ही है, तो इस R को हम नहीं लेंगे करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, Q के साथ दूसरा इंटीरियर जो कि है एंगल X। W क्यों नहीं लिया, क्योंकि W लाइन के अपोजिट साइड है, करस्पॉन्डिंग लाइन के उसी साइड होते हैं। ठीक है, तो अगर Q है एक्सटीरियर तो इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा इंटीरियर उसी साइड का। तो यहाँ पे इंटीरियर कौन है, X, तो Q का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल X। उसी तरह से एंगल R का बताना है। अब R देखो ये R है, R यहाँ पे इंटीरियर है, मतलब R का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर हमारे पास दो हैं, एक Z है और एक Y है। तो क्या Z आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में सेम लाइन के सेम साइड का एक्सटीरियर लेना है। तो ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर होगा एंगल Y। क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्यू इसके बाजू में ही है, तो बाजू वाला एंगल नहीं लेते हैं। रिलेशन अपोजिट वाले में होता है। अपोजिट मतलब ये नहीं कि इस साइड आ जाओगे, नहीं, लाइन के सेम साइड ही रहेंगे लेकिन दूर वाला एंगल। तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो आर का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, वाई, तो आर का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वाई, तो एंगल वाई। उसी तरह से एस का, तो एस का हो जाएगा, ये एस इंटीरियर में है, इसका चाहिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यहाँ पे पी है लेकिन पी नहीं लेंगे। दूसरा एक्सटीरियर कौन सा है, जेड। क्यों यही दो ले रहे हैं, क्योंकि हमें उसी साइड का चाहिए, लाइन के उसी साइड का, तो एस के उसी साइड है जेड, तो एस का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल जेड। हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल गए। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या बताना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, मतलब हमें यहाँ किसकी बात करनी है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की, मतलब सिर्फ एस आर डब्ल्यू एक्स की बात करेंगे। ये दो और ये दो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है इंटीरियर, और ये दोनों एक्सटीरियर है और ये दोनों भी एक्सटीरियर है। तो पहला क्या है, एंगल एस का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल एस का इंटीरियर बोला है और अल्टरनेट बोला है, तो अल्टरनेट मतलब लाइन के उस साइड हो जाएगा, उस साइड लाइन के दो ही हैं। इंटीरियर है मतलब या तो आर होगा या एक्स होगा, आर तो होगा नहीं क्योंकि आर तो इसके बाजू में ही है, तो एस का इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएगा एक्स। तो एंगल एस एंड एंगल एक्स, क्यों एक्स होगा, क्योंकि अल्टरनेट मतलब होता है एक इस साइड का रहेगा लाइन के तो दूसरा उस साइड का रहेगा, लेकिन इंटीरियर है तो दोनों इंटीरियर ही होने चाहिए। तो अगर S गिवन है हमें तो या तो R होता या X होता, R नहीं लेंगे क्योंकि R सेम साइड पर है इसलिए X होगा। उसी तरह से एंगल W का पूछा है, तो W इस साइड में है तो हमें उस साइड का अपोजिट का अल्टरनेट लेना है, तो या तो R होगा या X होगा, X नहीं ले सकते इसलिए कौन होगा, एंगल R। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 2.1 का खत्म होता है। सेम इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको ये नहीं गिवन है, उसमें आपको डायरेक्टली पूछा है कि कौन कौन से करस्पॉन्डिंग है, कौन कौन से अल्टरनेटिव, आपको पेयर्स बताने हैं।
जैसा मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बताया था। तो वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों साथ में मुझे भेजेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस प्रैक्टिस सेट हमारा 2.1 खत्म हो गया, तो इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन 2.2 स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने पढ़ा कि जो ट्रांसवर्स लाइन है ये नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में बात किया। हमारे इस क्वेश्चन में भी देखो ये दोनों नॉन पैरेलल है। कैसे पता चला नॉन पैरेलल है? देखो इस साइड ये पतली होती जा रही है, मतलब अगर मैं इस साइड इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट का भी लेक्चर अगर आपको याद हो उसमें भी हमने ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था, और हमने जहाँ जहाँ भी ट्रांसवर्सल का एग्जाम्पल देखा है वहाँ वहाँ नॉन पैरेलल की बात हुई। लेकिन अगर यही ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है, मैं क्या बोला, अगर यही ट्रांसवर्सल कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कट करता है, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई L, ये हो गई लाइन M, और इसको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है, ठीक है, ये स्ट्रेट मैंने खींचा है, जरूरी नहीं है कि ये ट्रांसवर्सल स्ट्रेट हो, ये ऐसा भी ट्रांसवर्सल हो सकता है, इस तरह का भी कोई भी। पॉइंट ये है कि इनको दो अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए और एक ही बार कट करना चाहिए, वो हो रहा है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, लाइन हो गई हमारी O, ठीक है। तो अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारी दो चीजें सामने आती हैं। पहली चीज, एक नया पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमारे 8 नए एंगल वही एंगल हैं, लेकिन एक नया रिलेशन पता चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई रिलेशन आती है, बात वो होती है अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। अपोजिट एंगल्स, कौन कौन से एंगल अपोजिट होते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट का क्या मतलब होता है? उल्टा। उल्टा, इसके उल्टा कौन सा एंगल है? इसके अगेंस्ट में कौन सा एंगल है? 4, क्योंकि ये तो इसके साइड में है। 1 के साइड में कौन सा एंगल है? 2। 1 के साइड में कौन सा एंगल है? 3। 1 के अपोजिट कौन है? 4, मतलब आमने सामने। तो 1 के सामने कौन है? 4। तो ये 1 और 4 हो गया अपोजिट। 2 और 3 भी हो गया अपोजिट, क्यों? क्योंकि 2 के इस साइड 1 है, 4 है। यहाँ नहीं देखना, इसमें हम एक ही सेंटर के बारे में बात करते हैं। अपोजिट एंगल्स हमेशा एक ही पॉइंट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था, करेस्पॉन्डिंग पढ़ा था, इंटीरियर पढ़ा था, अल्टरनेट पढ़ा था, उसमें हम एक इधर एक्सटीरियर एक इधर, इन दोनों की बात करते थे अलग दो लाइन पर। यहाँ हम एक ही लाइन के एंगल्स की बात कर रहे हैं, लाइन M के आसपास के ही एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइन L के एंगल्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो 1 के अपोजिट कौन है? 4। तो हमारा पहला पेयर अपोजिट एंगल का क्या बनेगा? एंगल 1 एंड एंगल 4। दूसरा पेयर क्या होगा? एंगल 2 एंड एंगल 3। ये हो गई लाइन M के एंगल्स हो गए। लाइन M के कौन कौन से एंगल होंगे? देखो 5 है, 5 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? 5 के सामने कौन सा एंगल है? 8 होगा, क्यों? क्योंकि 7 इसके बाजू में है और 6 इसके बाजू में है। तो अपोजिट कौन है, आमने सामने कौन है? एंगल 8। तो हमारा तीसरा पेयर होगा एंगल 5 एंड एंगल 8, और 5 और 8 है तो फिर ये 6 और 7 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 6 एंड एंगल 7। और एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कब काम में आएगा? ये आपको फॉर्मूला या ये टेक्निक तभी आएगी जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट करती है। हमेशा रखना, अगर पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट कर रही हैं तो ही अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर नॉन पैरेलल लाइन को कट करेगी तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, ये आपको पैरेलल लाइन का ये कॉन्सेप्ट अलग है। कभी भी अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो ही अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट अगर सेम इसी कंडीशन पे कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो उस केस में, ये हमने पहली चीज पढ़ी, उस केस में क्या होगा? उस केस में इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री।
ये दो आपको कंडीशन याद रखनी है। फिर से बता रहा हूँ, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उस केस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे इंटीरियर एंगल? तो इंटीरियर एंगल मैंने बताया था, जो लाइन के एक ही साइड में दोनों एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं, देखो एंगल 3, इसका इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? जो लाइन के इसी साइड हो, इंटीरियर, क्योंकि नाम में ही इंटीरियर है, तो यहाँ हम एक्सटर्नल की बात नहीं करेंगे। तो लाइन एंगल 3 का इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 5। तो हम लिखेंगे पहला एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा कौन सा बचा? एंगल 4 एंड एंगल 6। एंगल 4 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा प्लस, एंड लिखा था मैंने, ये प्लस है, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, और 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। तो इन दो कॉन्सेप्ट की हेल्प से अब हम आपका शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आओ कर पढ़ते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमें अल्टरनेटिव को चूज करना है, मतलब इन दो के ऑप्शंस होंगे। मैंने वो ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जो वैल्यू आएगी आप वही ऑप्शंस को बुक में टिक कर लेना या आपने नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स में गिवन है, मतलब हमें इन वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है, मतलब हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम इस टर्म्स को पढ़ेंगे। देखो आगे लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है, आगे पढ़ते हैं कैसे आता है। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n। देखो कह रहा है कि जो लाइन m है और n है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ भी पैरेलल और यहाँ भी पैरेलल। ठीक है, और क्या कहा है? लाइन p इज ट्रांसवर्सल, जो p कट कर रही है उसको, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन p हो गई, यहाँ पे ये लाइन p हो गई। ठीक है, देन फाइंड x, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें बताना है कि x क्या है। ठीक है, तो आओ ए पार्ट से शुरू करते हैं, पहला पार्ट में करते हैं। देखो ये क्या है? 3x है और ये x है, मतलब कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या, आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या 3x और x में? क्या ये दोनों इंटीरियर हैं? हाँ, तो देखो पहली बात, हमें ये किसी भी क्वेश्चन में हम ये चेक करेंगे कि क्या जो एंगल गिवन है या जो हमसे पूछा गया है वो एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है, क्योंकि हमें रिलेशंस एक्सटीरियर इंटीरियर के टर्म्स में ही पता है। तो पहले तो ये इंटीरियर है क्योंकि दोनों एंगल अंदर के साइड हैं, दो लाइंस के बीच में है, इंटीरियर है। और इंटीरियर में हमने दो ही चीज़ पढ़ा है, एक इंटीरियर एंगल और एक पढ़ा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट में हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन के इस साइड की वैल्यू होगी तो दूसरी लाइन के उस साइड की वैल्यू होगी। तो क्या आपको लाइन के उस साइड कोई वैल्यू गिवन है क्या? नहीं ना, दोनों लाइन के इस साइड ही वैल्यू है। तो जब दोनों एक ही तरफ की लाइन के अंदर वैल्यू हो और दोनों का जो साइड हो वो इंटीरियर हो, देखो एक्सटर्नल नहीं है ना, या ना यहाँ पे कोई वैल्यू है ना यहाँ है, दोनों इंटीरियर हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल नहीं, हम लिख सकते हैं 3x एंड x आर इंटीरियर एंगल्स। हमने पहले ये पता लगाया कि ये एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। और देखो पहली ही लाइन में बोला है कि लाइन m और लाइन n दोनों पैरेलल हैं, मतलब m और n पैरेलल हैं। और अभी मैंने ये प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको कोई लाइन ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो उस केस में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? तो क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है एंड दूसरी कंडीशन लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n, क्योंकि ये दो चीजें हैं इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये ब्रैकेट आपको मेंशन करना जरूरी है, इस ब्रैकेट में आप रीजन लिखते हो कि ये कहाँ से आ गया,
क्योंकि हमें कहीं भी वैल्यू तो गिवन नहीं थी। हमने आंसर में डायरेक्ट 180 कहाँ से लिख दिया, क्योंकि हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली 3x और x इंटीरियर एंगल्स मिल गए, और लाइन m और n पैरेलल हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। इसलिए इसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि 3x और x की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होता है, जीरो ना। कुछ नहीं है तो जीरो होता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं गिवन हो, वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं गिवन हो, तो वहां पे 1 होता है। ठीक है, तो ये x नहीं होता, सिर्फ 1x होगा। सिर्फ x नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू 1x होती है। तो 3x प्लस 1x ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4x का क्या मतलब होता है? तो 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स। कैसे? अगर कोई साइन नहीं मेंशन है, क्वेश्चन में आपको वेरिएबल के साथ कोई साइन नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो 4 और x के बीच में कोई साइन दिख रहा है क्या? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए 4 और x के बीच में रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है कि 4x की फाइंड करनी है? तो वैल्यू हमें x की फाइंड करनी है, तो हमें ये 4 नहीं चाहिए, तो हम इस 4 को दूसरे साइड भेज देंगे। और जब हम इसको दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, तो ये दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो पहले से नंबर है उसे पहले ही लिखेंगे। याद रखना, जो पहले से है उसे पहले लिखते हैं, जो पहले से है उसे पहले ही लिखते हैं। तो ये 180 डिग्री को हम पहले लिखेंगे। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180/4। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, ये आएगा 4 4 ज़ा 16, 18 में 16 जाएगा, बचेगा 2, आ गया 20, और 20 से जब कट करोगे तो आएगा 4 5 ज़ा 20। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री, और आपकी बुक में ये है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे फर्स्ट का एक आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ये मैंने ए लिखा है, सॉरी, ये आपकी बुक में 1 है, ये 1 मैंने सॉल्व किया है, और ये आपकी बुक में सेकंड है, 2 है। चूज वाले क्वेश्चन में आपकी बुक का जो प्रैक्टिस है 2.2 का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें दो क्वेश्चन है, 1 और 2, दोनों का ये जो हेडिंग है वो सेम है, इसलिए मैंने उसको एक बार लिखा है, और बाकी मैंने इसको अलग अलग नहीं लिखा। 1 और 2 अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और इसमें बुक में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जो आंसर हमारा आएगा वही ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला मैंने सॉल्व किया, 45 डिग्री आ गया, और ये आपके ए का मतलब पहले वाले क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है सी, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में देखो हमें ये m और n पैरेलल है, ये तो क्वेश्चन नहीं बता दिया, और हमें एक एंगल ये दिया है 4x, और एक एंगल ये दिया है 2x। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इस मतलब दो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट नहीं सॉरी, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो ऐसे फॉर्म होती हैं। तो अगर ये इसके अपोजिट में ये एंगल आएगा, अब मैं इसी एंगल को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल हमें पता है 4x, यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड करके फिर से वही 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के आंसर x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और इसकी वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? तो इसके आसपास देखो कोई वैल्यू गिवन है क्या? इसके आसपास वैल्यू गिवन है 2x, और हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में इस जो भी एंगल गिवन होता है उसके अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 2x है तो इसके अपोजिट वाला एंगल सेम लाइन पे इक्वल होगा इसके। तो अगर ये 2x है तो ये भी हो जाएगा 2x। अब हमें ये दोनों वेरिएबल टर्म मिल गए, ये भी सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, दोनों इंटीरियर टर्म्स मिल गए। ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, और लाइंस भी पैरेलल हैं, तो हम इसमें सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखेंगे, इसको मैं 2x अभी आपको समझाने के लिए किया है, मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ, मान लो ये हो जाएगा a, इसका नाम है a। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हम लोग लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस एंगल
2x इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। एंगल ए और एंगल 2x क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, और क्योंकि लाइन हमारी पहले तो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, तो अपोजिट एंगल्स की वजह से एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई 2x। और फिर हम क्या लिखेंगे? एंड एंगल 4x एंड एंगल ए आर इंटीरियर एंगल्स। देखो, क्या 4x और a इंटीरियर एंगल है? तो बिल्कुल 4x क्वेश्चन में गिवन है, a इंटीरियर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल। तो ये हो गया दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एंगल, और ये तो एक्चुअली होंगे, तो वहाँ तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है हमें। तो एंगल 4x और a जो है ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल। और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट में ही देखा है। और एक और कंडीशन क्या गिवन है कि लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n। और जब ऐसा होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल 4x प्लस एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 4, और एंगल ए की वैल्यू हमें मिल गई। एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी है। एंगल ए की वैल्यू क्या है? 2x। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 प्लस 2, जैसे अब देखो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे। 4x प्लस 2x ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ x को लिखेंगे। 6 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 अपॉन में 6, ये कैंसिल कर दो। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 0 जा 0। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। और ये आपकी बुक में आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर ऐसा ही है, उसमें भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, अल्टरनेट और ये इस टाइप की करस्पॉन्डिंग, और लाइंस पैरेलल गिवन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो। नहीं आता है तो मेरे को बताओ, तो मैं आपको इसका सॉल्व करेंगे अपन मिलकर। ठीक है।